पता नहीं यार, आप लोग ना, मतलब सब तो नहीं, ऑफ कोर्स एक आध दो चार लोग, उनको लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति जो है अब किसी के पास है नहीं, है ना। कह रहे हैं कि आप टीचर होके बोलते हो कि 15 दिन पहले एग्जाम से सिलेबस खत्म करा देंगे। अरे भाई, ये तो देख लो, जब आपका पेपर जो है 2 महीने के अंदर अनाउंस हो जाएगा तो और कितने दिन पहले, ये भी तो समझो ना कि पेपर कितना समय दे रहा है इसमें। इसमें मतलब रेशो तो देखो कि अगर 6 महीने मिले हो तो चलो इंसान कह दे चलो 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको 1.5 से 2 महीना मिल रहा है और उसमें 15 दिन पहले एग्जाम से सिलेबस खत्म करा दिया जा रहा है तो सही कराया जा रहा है भाई, गलत नहीं है वो। कमाल करते हो यार, बिल्कुल कमाल करते हो। पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, मैंने बोल भी दिया टीम को, एक बार चेक भी कर लेना, उसकी चिंता मत करो। निखिल, उसकी चिंता मत करो, जो जो करा दिया जाएगा वो कर लेना। और मैं एक दो सेशन जो है प्रैक्टिस के भी ले लूंगी। ये मेरे वाले इसलिए बेचैन ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि पेपर जो है इतनी जल्दी अनाउंस हो गया है, तो अब हमें कोई तो चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए। अब हम बोर्ड को तो कुछ कह नहीं सकते कि जाके ये मेरे वालों को कहें कि भाई ये क्या किया आपने, हैं कि वैकेंसी लाए और विद इन 2 मंथ्स आपने एग्जाम अनाउंस कर दिया। तो अब किसको कहें, चलो कोचिंग वालों को कह देते हैं। तो कई लोगों की तो ये फ्रस्ट्रेशन है, और कोई दिक्कत नहीं है उनके जीवन में। दिक्कत ये है कि ब्लेम किसको करें। तो उसकी चिंता मत करो यार, जो सिलेबस है ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, वो कराया ही जा रहा है ना। और ऐसे पैनिक करके पेपर में बैठोगे तो कैसे चलेगा। जितना करा दिया वो है टिप्स पे, मुश्किल से 2 चैप्टर आपके बचते हैं, बेकार में परेशान हो रहे हो। और तबीयत बेटर है यार, कल कहाँ थे आप। प्रियंका यार फीवर था, पता नहीं क्यों, मे भी थोड़ा भाग दौड़, तो वो मुझे फिर जो है ऑफ ही कराना पड़ा। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ले लूंगी क्लास कुछ भी करके, बट देन आई कुडंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निखिल, उसकी चिंता मत करो आप। हाँ कल ऑफ थी भाई क्लास। चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग की बातें करेंगे फटाफट से। अब अगर हम बात करें तो लर्निंग के बेसिक्स मान लो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, पैराडाइम्स मान लो, ये सब जो है। हाँ हाँ, वो करण जब आप पेपर में बैठोगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे आपसे, उससे पहले मैं कुछ सेशंस भी करा दूंगी। तो ये हमारे वाले तो बिल्कुल कतई दुखी ना हो, और बाकी लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हमारे पास इनफ समय है। ठीक है, नोट्स वो प्रोवाइड हो जाएंगे सचिन, डोंट वरी यार, है ना। चलिए आ जाओ, लर्निंग की अगर हम बात करें, लर्निंग की अगर हम बात करें अधिगम। अब इसमें बहुत सारी थियरीज आती हैं एक तरफ तो, जो हम पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। थियरीज आपको कुछ एग्जाम्स के लिए पढ़नी होती हैं, जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम हो गया, क्या कहते हैं उसको, D+B हो गया, पहले KVS में आ जाती थी, है ना। अभी तो पेडागोजी नहीं है इस बार। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो एज सच आपकी बहुत थियोरीज देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आप EMRS की बात कर लो, CTET की बात कर लो, ठीक, तो हम लर्निंग इसलिए पढ़ रहे हैं। थियोरीज जिन बैचेस में आएंगी उनमें मैं अलग से कराऊंगी, ठीक है, डन योग्यता, उनमें मैं अलग से कराऊंगी। जैसे D+B हो गया, D+B में टाइम लगेगा भाई, वो मैंने पहले ही बताया आपको, 5 महीने लग जाते हैं। सिलेबस जनरली किसी भी बैच में सिलेबस खत्म करने में आइडियली 3 महीने मिनिमम, अगर छोटा सिलेबस है तब भी। और लेकिन जब समय ही आपको 2 महीने मिलेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर आते हैं, तो लर्निंग की हम बात कर रहे हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना ही है इतना लर्निंग तो, ठीक। अधिगम, हम सब ने सुना है, लर्निंग बचपन से सुन रहे हैं भाई, सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, ये वो, है ना। तो लर्निंग है क्या, देखिए लर्निंग की भी बहुत सारी डेफिनेशन है। कई लोग कहते हैं कि लर्निंग जो है आपका चेंज इन बिहेवियर है ना। कई लोग कहेंगे इंटरनल होता है, जरूरी नहीं है आपको व्यवहार में ही दिखे तभी हम कहें कि ये लर्निंग है। इंसान के सोचने में भी तो परिवर्तन आ सकता है, ठीक। तो लर्निंग की अलग अलग परिभाषाएं हैं, और कहा जाता है सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी जो भी जीव हैं, उन सब में लर्निंग होती है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, इंक्लूडिंग प्लांट्स। तो जीव जो हैं वो सीखने की क्षमता रखते हैं, कुछ नया इंक्लूड करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। कई बार उससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, कई बार व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। बट जो व्यवहारवादी लोग हैं, यानी बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि लर्निंग से व्यवहार में चेंज आएगा ही आएगा। बात सही है, बिल्कुल आलोक जी। चलिए, तो एक डेफिनेशन है दो, वो पढ़ लेते हैं लर्निंग की। अलग अलग लोग लर्निंग को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ये बहुत ही फेमस या बहुत ही प्रचलित अगर मैं कहूं तो परिभाषा है किसकी, अधिगम की। तो लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी लगभग परमानेंट चेंज है। जब तक नया कुछ नहीं आ रहा तब तक जो चेंज है वो परमानेंट ही है। यानी आपने भाषा सीख ली, हिंदी बोलना सीख लिया, तो वो क्या है,
अब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हो गया, आपके व्यवहार में परमानेंट परिवर्तन आ गया। साइकिल चलाना सीख लिया, गाना सीख लिया, कुछ कीबोर्ड बजाना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, गाना गाना सीख लिया, तो ये सब क्या है? लर्निंग ही है। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब जब तक या तो आप पुराने को करेक्ट नहीं करेंगे या कुछ नया नहीं सीखेंगे, तब तक ये परमानेंट ही रहेगा। तो इसलिए ये रिलेटिवली परमानेंट है, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है। बात सही है? तो लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी जो अधिगम है वो लगभग स्थायी परिवर्तन है एक व्यक्ति के व्यवहार में या उसके ज्ञान में, जो अनुभव की वजह से हुआ है। अनुभव बोले तो ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। भाई आप साइकिल चलाते हैं, गाना गाते हैं, रियाज करते हैं, साइकिल चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो अनुभव आपको मिला, किसी ने पढ़ाया, किसी को देख के सीखा, कुछ करके सीखा, तो एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस से आने वाले व्यवहार में परिवर्तन को आप अधिगम कहते हैं। इतनी बात ठीक है? तो सीखना अनुभव के कारण किसी व्यक्ति के ज्ञान या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी लगभग रिलेटिवली परमानेंट चेंज एक व्यक्ति के व्यवहार में जो हो जा रहा है वो लर्निंग है। ठीक, ये कौन सी परिभाषा है? ये सबसे ज्यादा फेमस परिभाषा है किसकी? लर्निंग की, जिसको आप कह सकते हो ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य से है। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग पैराडाइम्स हैं लर्निंग के। तो ये बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी पॉइंट ऑफ व्यू से है। व्यवहारवादी लोग व्यवहार में परिवर्तन को ही सब कुछ मानते हैं। भाई आपके मन में कितना भी अच्छा है, लेकिन जो व्यवहार में दिखेगा उसको ये फाइनल मानते हैं। कौन? बिहेवियरिस्ट लोग। बात सही है या नहीं? बिहेवियरिज्म में बहुत सारे लोग हैं, वो आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। DEET+B वाले पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, वो उनको पढ़ाया जाएगा समय आने पे। ठीक है, तो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, कंस्ट्रक्टिविज्म परिप्रेक्ष्य है आपका, और भी ऐसे बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। व्यवहारवादियों में आप पेवलव का नाम सुनते हैं, वो जो थॉर्नडाइक का नाम सुनते हैं, बिल्ली वाले थॉर्नडाइक, पेवलव कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया, स्किनर जो पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो ये सब जो है व्यवहारवादी लोग हैं। मैम का एज अफेक्ट करता है लर्निंग को? ऑफ कोर्स करेगा निशा, कि आप किस उम्र में क्या सीख रहे हैं, एज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, हर चीज लगभग जो है वो प्रभावित करेगी। लेकिन नेगेटिवली प्रभावित करे एज, ये कहना गलत होगा। बट आपको एज अप्रोप्रिएट सिखाना होता है कई बार, कि बच्चे का दिमाग किस उम्र में कितना विकसित हुआ है, उस हिसाब से आप सिखाते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइन होता है। कि आप 6th क्लास की बुक में अलग एग्जाम्पल देखेंगे, अलग तरह से भाषा लिखी होगी, 11th में अलग तरह से लिखी होगी। क्यों? क्योंकि वो एज अप्रोप्रिएट सिलेबस डिजाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो लर्निंग प्रिजर्व्स एरर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम। तो जो अधिगम है वो अतीत की या जो पास्ट है आपका, उसकी त्रुटियों के साथ साथ उसके ज्ञान को भी संरक्षित करता है। तो लर्निंग प्रिजर्व्स एरर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम। तो जो अधिगम है वो पास्ट में हुए एरर्स को, यानी क्या त्रुटियां हुई हैं इनको भी, और विजडम को। भाई जब आप जीवन जीते हैं, कोई एक्टिविटी करता है बच्चा, है ना, कुछ भी करता है, या पास्ट जो बीत चुका है उसमें कुछ चीजें सीखी होंगी, आपने लर्निंग हुई होगी, विजडम गेन की होगी कि यार ये समझ हमने सीखी है ना, ये हम जानते हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी ने जीवन में चीजें देखी हैं, वो उससे गुजरा है, और उसके बाद जो है वो आपका कुछ सीखा है, विजडम गेन की है। तो ये विजडम, एरर्स यानी कुछ गलतियां की, लर्निंग का पार्ट है एरर्स, कुछ गलतियां की और उससे सीखा भी। तो लर्निंग जो है वो प्रिजर्व करके रखती है, अपने में संजो के रखती है, संरक्षित करके रखती है। क्या? गलतियां पास्ट की, जो पास्ट में गलतियां हो चुकी हैं वो भी, और एज वेल एज इट्स विजडम, जो ज्ञान वहां से प्राप्त किया है, दोनों को ही लर्निंग आपकी प्रिजर्व करके रखती है। तो अधिगम अतीत की त्रुटियों के साथ साथ उसके ज्ञान को भी संरक्षित करके रखता है ना। A.N. व्हाइट हेड कहते हैं, ये उनकी एक डेफिनेशन है। तो लर्निंग में गलतियां तो हैं ही, जो आपने सीखा गलतियों से वो भी है, जो विजडम गेन की वो भी है। ठीक, और रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर तो ये है ही। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो हमें आइडिया लगाती हैं कि लर्निंग क्या है। ठीक है, चेंज की बात लेकिन लर्निंग में जरूर होती है कि भाई आप में कोई परिवर्तन आया होगा, चाहे आपके नजरिए में आया हो, चाहे आपके एक्शंस में आया हो। बात सही है? ब्रेकअप मत बोला करो मैम, बहुत कुछ याद आ जाता है। देखिए आयशा के एरर्स और विजडम जो है, दोनों जो है उन्होंने स्टोर करके रखे हैं। ठीक है बात, ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार आपको प्रेम हुआ और आपका प्रेम जो है बिछड़ गया और व्हाटएवर ब्रेकअप हो गया। ये सब जीवन में ऐसे दुख हैं जो सबको कभी ना कभी देखने होते हैं, अलग अलग फॉर्म में। और जो लोग साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में सब अच्छा ही है ना। मृत्यु हुआ, ब्रेकअप हुआ, बीमारियां हुई, व्हाटएवर, मतलब अलग अलग रेशो में हम सबकी लाइफ में ये सब चीजें आनी ही हैं, आज नहीं तो कल। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है अलग होने पे लोगों के दिल टूटते हैं, साथ रह के भी दिल टूटे ही रहते हैं लोगों के। एनीवे,
आ जाइए समझते हैं कहानी क्या। हाँ बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे एक ताज से। देखो तो पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग यानी सीखने के परिप्रेक्ष्य हैं ये, अलग अलग दृष्टि से अगर हम देखें, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट कैसे देखते हैं लर्निंग को, कल से परिप्रेक्ष्य। तो पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग है जो लर्निंग की थियरी है एक पैवलव वाली। ये कहते हैं कि हम एक स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस यानी कोई भी एक उद्दीपक जो आपको लालच दे आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए, कि आपको भूख लगी है और खाने की खुशबू आपके लिए लालच बनेगी, आप एक्ट कर देंगे उस पर। ठीक है, कोई बिल्कुल दम तोड़ने को तैयार है और आपके पास 1 रुपया नहीं है, और उस समय अगर आपको कोई पैसे दे दे चोरी करने के भी, तो हो सकता है आप उस तरफ बढ़ जाएं क्योंकि वो स्टिमुलस है आपके लिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलेंटरी बिहेवियर होता है। यहां जैसे आपका नेचुरल बिहेवियर पे खेला जा रहा है कि आपको स्टिमुलस आपके सामने होगा, उद्दीपक होगा जो आपको लालच दे, जो आपको बढ़ावा दे आपके किसी व्यवहार को। यहां पे वॉलेंट्री होता है, ये पैवलव ने नहीं, ये स्किनर ने दिया है जो वॉलेंट्री ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो ये वॉलेंट्री या रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश, इन सब की बातें करता है। ठीक। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है देख के सीखना, ये बेंड्यूरा इसकी बात करते हैं कि व्यक्ति दूसरे को देख के सीख सकता है। यहां पे ये कह रहे हैं हम आदत डलवा देंगे स्टिमुलस प्रेजेंट कर करके। ठीक। ये कह रहे हैं स्किनर के हम रिवॉर्ड देके, है ना, या रीइंफोर्समेंट देके, गुड, वेरी गुड, शाबाश, सही व्यवहार को अगर बच्चे के प्रेज किया जाए, उसको रीइंफोर्स किया जाए, पुनर्बलन बढ़ावा दिया जाए, तो वो सही व्यवहार सीख जाएगा। ऐसा यहां पे स्किनर कह रहे हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे हम सही व्यवहार को रीइंफोर्स कर करके। ठीक। पैवलव कह रहे हैं हम आदत डलवाएंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग करके। ठीक। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेंड्यूरा कहते हैं कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। मॉडलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो है, इट इज गुड ओनली प्रिंस, अभी तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, डन है। एक तो आपकी बात नोट कर लिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर होगी क्लास। कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग जो है थिंकिंग पे जोर देती है। ये एक तरह से वॉचिंग पे जोर दे रही है कि देख के आप सीख रहे हो किसी को। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, खाना बनाते हुए देखा किसी को, वो सीख लिया। कॉग्निटिव लर्निंग आपकी थिंकिंग प्रक्रिया पे जोर देती है। जैसे मैं अभी, कोई कह रहा था कि आपने मजाक मजाक में गहरी बात बोल दी, है ना। जो हम बात अभी कर रहे थे कि डेथ हुआ, ब्रेकअप हुआ, मिलना, बिछड़ना, दुख, धोखा, प्यार, ये सब ऐसे इमोशंस हैं या ऐसी घटनाएं हैं जो सबके जीवन में किसी ना किसी मात्रा में, कभी ना कभी, किसी के जल्दी किसी के देर, घटित होनी ही है। तो हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल, 50 तरह की चीजें, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तो ये इससे आपकी क्या हुई, कई लोगों की थिंकिंग प्रक्रिया जागी, थिंकिंग शुरू हुई। तो कॉग्निटिव लर्निंग यही करती है, आपकी थिंकिंग, आपके दिमाग की जो प्रक्रियाएं हैं उनको जगाती है, सोचने पे आपको मजबूर करती है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ बेंड्यूरा की, तो ये ऑब्जर्व करके सीखने पे बहुत जोर देते हैं कि कुछ बच्चों ने, एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था, उस बोबो डॉल को पिटते हुए देखा तो उन्होंने भी आक्रामक व्यवहार सीख लिया कि जो लोग ज्यादा अग्रेसिव चीजें देखते हैं, है ना, कि मारपीट ये वो, तो उनके व्यवहार, स्पेशली अगर वो 18 साल से कम है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को लेकर के यदि हो तो आप बता सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वैसे ये थॉर्नडाइक की थियरी में हम पढ़ते हैं, यानी अधिगम का स्थानांतरण, कि जो लर्निंग है एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान, हम कहते हैं ना ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, तो अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण, बात सही है। पॉजिटिव ट्रांसफर होता है एक, यानी सकारात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण से मतलब यहां ट्रांसफर से है नॉलेज के, स्थानांतरण। 0 मतलब तटस्थ स्थानांतरण, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, 0। और अगर हम बात करें नेगेटिव ट्रांसफर की, तो नेगेटिव ट्रांसफर बोले तो ऋणात्मक, ऋणात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक, मतलब ये नेगेटिव में है। ठीक, ये 3 प्रकार के मुख्य ट्रांसफर की हम बात करते हैं। बाकी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये भी होता है, वो कराएंगे समय आने पे पूजा, उसकी टेंशन मत लो। बहुत सारी थियरीज हैं जो अलग से होंगी DEET+B के बैच में, बाकी में उसकी नीड नहीं है, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में कराया जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफर, 0 ट्रांसफर और
नेगेटिव ट्रांसफर। अब पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है? एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी सिचुएशन में हेल्प करे तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। दूसरा क्या है? जब एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे, हेल्प ना करे, नेगेटिवली इंपैक्ट करे तो नेगेटिव ट्रांसफर है। और जीरो ट्रांसफर है जब एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी सिचुएशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नील बटे सन्नाटा उसका इस्तेमाल है। जैसे पॉजिटिव ट्रांसफर में आ जाएगा, आपको साइकिल चलानी आती थी, आपने बाइक चलाना सीखा, आपको मदद मिली। बाइक चलानी आती थी, कार चलाना सीखा, गियर डालने का आइडिया आपको हो गया। ये क्या है? सब पॉजिटिव ट्रांसफर है। एक सिचुएशन में सीखा गया, जिसका मैथ्स अच्छा होता है हम कहते हैं उसकी रीजनिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है। एक सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी सिचुएशन में मदद करे, जब हेल्पफुल साबित हो। कुछ एलिमेंट्स जो आइडेंटिकल हो एक सिचुएशन में जो आपने सीखा है, आइडेंटिकल एलिमेंट की थियरी भी कह देते हैं इसको, है ना। कि पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की अगर आप बात करेंगे तो एक सिचुएशन में जो आपने सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में मदद करेगा। मतलब कुछ एलिमेंट्स जो हैं यहाँ आइडेंटिकल होंगे। जैसे ये चार चीजें थी, हैंडल कैसे संभालते हैं, है ना, गियर कैसे बदलते हैं, बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये गाड़ी चलाने में भी कॉमन थी और ये बाइक चलाने में भी कॉमन थी। हो सकता है कुछ चीजें कॉमन ना हो, वो छूट जाएंगी। जो कॉमन चीजें हैं वो लर्निंग का ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव, कि ये चार चीजें कॉमन थी यहाँ और यहाँ दोनों में, साइकिल चलाने में भी और बाइक चलाने में भी। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी एकदम सेम है कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व जो हैं जो बिल्कुल समान हैं, तो समान तत्व कहते हैं इनको, जो ट्रांसफर हो गए एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। कि साइकिल चलाने से, साइकिल और बाइक राइड में दो चीजें कॉमन थी, तो जिसको साइकिल चलाना आता था उसके लिए आसान हो गया बाइक चलाना सीखना। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियरी है, ठीक है। जैसे जब पहली बार मुझे याद है मैंने स्कूटी चलाई थी, तो उससे पहले मुझे बाइक राइड करना आता था। उससे पहले साइकिल मैंने बहुत साल चलाई, और थोड़ी बहुत नहीं, भरपूर चलाई। मतलब क्लास 4 से लेकर के और ऑलमोस्ट 10 तक साइकिल ही साइकिल चली। 4th क्लास से ही 8 किलोमीटर साइकिल दिन की चलती थी। मैं गांव जाती थी, दूसरे गांव में स्कूल, और फिर आती थी। बाद में शहर जाना शुरू हो गया 6th क्लास से, ठीक। तो वो 8 किलोमीटर मिनिमम, फिर बाद में वो 20 किलोमीटर तक गया। तो वो बैलेंस जो था या राइडिंग का जो वो था वो सही रहा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आइडेंटिकल एलिमेंट्स की, तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब कुछ चीजें कॉमन है। तो जो साइकिल चलाने ने मुझे मदद करी बाइक सीखने में, उसका बैलेंस बनाने में, गियर मुझे सीखना पड़ा, वो आइडेंटिकल नहीं था। ये थॉर्नडाइक ने दी आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियरी, और E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बोलते हैं। बिल्ली पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी आपके लिए उतना डिटेल में जाना नहीं है नेसेसरी, ठीक। तो आइडेंटिकल मतलब कुछ तत्व जो है समान होते हैं और वो ट्रांसफर में, पॉजिटिव ट्रांसफर में मदद करते हैं, है ना। जैसे टाइपराइटर जिसको चलाना आता है उसको कीबोर्ड टाइपिंग में आसानी हुई होगी, क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। एक सिचुएशन में कुछ चीजें कॉमन थी, जो एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान है वो दूसरी सिचुएशन में मदद कर रहा है। बात सही है। तो ये हम कहेंगे कि आइडेंटिकल या पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ है किसका? लर्निंग का। कि जिसको रोटी बनानी आती है उसको पराठे में मदद मिल जाएगी, लेकिन सोचो ना पराठा आता है ना रोटी, तो एक अलग कहानी है। बात सही है, नहीं है? क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप अभी के अभी जाके पहली टिकट कटा सकते हैं। बात सही है? क्लियर है बात? कोई दर्द इस बात को समझने में हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो रहा हो तो भी आप बता सकते हैं। क्लियर है? सीटेट में बिल्ली कुत्ता सब पढ़ा था, सीटेट में पढ़ लिया था, ठीक है, करा लेंगे आयुष। हाँ ठीक है। हाँ, ट्रायल एंड एरर भी दिया था, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं उनको। ऑपरेंट है जीव, जो एक्ट करेगा। पढ़ लो बिट्टू, मेरी शादी में ध्यान मत दो, रिश्तेदार बन जाते हो। यहाँ आ जाओ, मम्मी को चिंता नहीं, आपको चिंता है। देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, कॉमन होंगे, जो ट्रांसफर हो जाएंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है? जो एलिमेंट्स
यहाँ पे कॉमन तो कुछ है ही नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो यहाँ सीखा था वो ए में जो सीखा था वो बी सिचुएशन में प्रॉब्लम बन रहा है, बाधा बन रहा है। जैसे आपको, सॉरी, हाँ, आपको, आप इंडिया में गाड़ी चलाना जानते हैं, ड्राइविंग आपको आती है और आप दुबई चले गए, तो यहां हम रोड के लेफ्ट साइड में चलते हैं वहां, और हमारा जो स्टीयरिंग है वो आप जानते हैं कि राइट में है। उनका स्टीयरिंग जो है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग जिससे आप चलाते हैं, वो ऑपोजिट साइड में है। ठीक, तो उस केस में क्या है, जो यहां गाड़ी चलाता है उसको वहां गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। एक सिचुएशन में जो सीखा था वो दूसरी सिचुएशन में बाधा बनेगा। कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, बट कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो है कि वो बाधा बनेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। और जैसे कुछ स्पोर्ट्स में होता है, जैसे जिसको क्रिकेट आता है तो वो बेसबॉल में भी उसको मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो थ्रो का थोड़ा सा आइडिया होगा, या गोल्फ में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो आपकी क्या कहेंगे उसको, एक सिचुएशन में जो सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है बजाय कि मदद देने के। ठीक है, तो ऐसी कोई लैंग्वेज हो सकती है जो बार बार बीच में अड़चन बने। हालांकि लैंग्वेज को हम इन जनरल जो पेडागोजिकल वे में देखते हैं वो देखते हैं कि लैंग्वेज फैसिलिटेट करती है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि आपको हिंदी आती है और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो बार बार आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो आप क्योंकि सोच हिंदी में रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन में भिड़े आपस में, यानी वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है कर्मजीत, तो नेगेटिव ट्रांसफर में एक सिचुएशन में जो आपने सीखा है वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है दूसरी सिचुएशन को। बात सही है, हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, रुकावट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं जीरो ट्रांसफर पे। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है जब एक सिचुएशन में सीखा हुआ ज्ञान नील बटे सन्नाटा प्रभाव डालता है दूसरी सिचुएशन में। यानी जो आपने ए सिचुएशन में सीखा है वो बी में कोई फर्क डालता ही नहीं है, जीरो इम्पैक्ट है। कि मैं गाना गा रही हूं और मैं खाना बना रही हूं, दोनों में कोई भी चीजें कॉमन नहीं है, है ना। मैं अभी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास ले रही हूँ, और मैं जाके ड्राइविंग करने लगूं तो, या चाय पीने लगूं तो, या चाय बनाने लगूं, तो उन दोनों में कोई भी ऐसा समान एलिमेंट नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो दो अलग काम है ये, कोई भी दो चीजें इसमें कॉमन नहीं है। ना तो ये नेगेटिवली प्रभावित करता है और ना ही पॉजिटिवली प्रभावित करता है। इसका जीरो इम्पैक्ट है। बात सही है नहीं है, जीरो इम्पैक्ट। तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अब यहां से जो है एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग से, या अधिगम के की विशेषताएं। ये सब पढ़ेंगे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको लेके चिंता में मत आना, है ना। अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, अधिगम के बारे में कुछ विशेष बातें। अधिगम की विशेषताएं, ठीक है, करें एक एक करके डिस्कशन। चलिए फिर, मेरे भाई के आपसे पढ़ के 30 में से 30 आया था, बहुत बड़े बिट्टू। कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऋषभ पढ़ते रहो। लेट्स सी सुधीर एनी टाइम। काली मिर्च के साथ मिल्क लिया करो। अच्छा, मिल्क तो जमाने हो गए यार, अलग से मिल्क पिए। दूध या कॉफी या चाय की फॉर्म में ही पिया जाता है। एक तो दिल्ली आके दूध का मजा जो है वो एकदम नष्ट हो चुका है। दिल्ली आए हुए तो अब मुझे आधा जीवन हो गया, 14 साल हो गए। तो गांव में जो है एकदम जो दूध का टेस्ट है, आज भी अगर चले जाओ तो वो आता है, दूध पीने का मन कर जाता है। यहाँ वो पैकेट वाला कहीं बाहर से भी ले आओ तब भी वो पता नहीं क्या खिलाते हैं गाय और भैंसों को, कि वो टेस्ट जो एक्चुअल, क्योंकि आपने बहुत सालों तक 14 साल आपने एक्चुअल वाला दूध पिया हो और फिर आप एक तरह से नकली ही पीने लग जाएं, तो वो फिर टेस्ट गायब हो जाता है। तो बहुत साल हो गए दूध एक्चुअल में छोड़े हुए, वो मजा ही नहीं आता दूध में। आज ही विटामिन डी देखा है मैंने कम हो रहा है, तो उसको करेंगे। खैर, खा रहे हैं चीजें। देखिए, मैंने ब्लड टेस्ट भी इस चक्कर में करा लिया। मैंने कहा यार किसी भी दिन फीवर हो जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। मुझे फीवर रेयरली ही होता है, फीवर नहीं होता। आयरन डेफिशिएंसी हो गई वो एक अलग चीज है, बट फीवर नहीं होता। तो वो शायद थकान से हो गया होगा। एनीवे, तो रिपोर्ट्स में तो सब ठीक ही है। थोड़ा सा जो है आयरन ठीक है, कम हुआ है पहले से, बट ठीक है। और आपका एक और चीज क्या कह रहे थे हम, विटामिन डी।
तो ये सब तो खैर आप लोग भी समय समय पे करा लीजिए, क्योंकि हेल्थ जो है आजकल पता नहीं है, सीधा बम फटता है कि आपको ये हो गया है और अब आप निपटने वाले हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत बेटर हैं, पिछले बहुत सालों में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं। खैर ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम बीच बीच में कर लेते हैं, ताकि मैं और आप ह्यूमन इंटरेक्शन ना भूल जाएं, रोबोट्स ना बन जाएं। चलिए कराते हैं शिखा, उसको भी कराते हैं, डोंट वरी। कोर्स लिया था सीडीपी का लगभग, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं। तो लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी अधिगम क्या है, ये किसी भी एग्जाम में 1 नंबर में यहां से मिल जाता है क्वेश्चन देखने को। अधिगम एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है, दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। अधिगम एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। बात सही है। तो अगर हम बात लर्निंग की कर रहे हैं, तो लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है, यानी एक गोल होता है। आज आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई एग्जाम देना है, तो आपके सामने एक गोल है, एक उद्देश्य है। खाना खा रहे हैं, गोल है, भूख लगी थी, उसकी समाप्ति हो जाएगी, संतोष मिल जाएगा, ये गोल है। न्यूट्रिशन मिलेगा, ये गोल है। ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी का एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है। अब आप कहेंगे मैं तो दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूं, वहां तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उसमें भी एक उद्देश्य है कि आपको अच्छा लगेगा। क्या लगेगा आपको? बेहतरीन लगेगा। ठीक है। नहीं कम नहीं है, मतलब कुछ भी, सब ठीक है, रेंज में है, बट थोड़ा सा बेटर हो जाए तो अच्छा है, वो वाली चीज है। तो अगर हम देखें एक्टिविटी की बात करें, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी अधिगम एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। एक्टिविटी ओरिएंटेड जो है एक वो है, कार्य है कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास गोल है नौकरी मिलेगी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गोल है कि उससे वो उस चैप्टर को सीख पाएगा। तो हमेशा एक उद्देश्य होता है सीखने को लेकर के। आप बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, उद्देश्य है कि आपको अच्छा लगेगा, आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी होगी कि यार हाँ कोई मुझे प्यार करता है, मैं किसी को प्यार करता हूं। आपने फोन उठाया, किसी दोस्त को लिख दिया आई लव यू, वही वाली दोस्त में जो है, मतलब वो प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं चल रही है, इन जनरल भी अगर हम बात करें, मम्मी को लिख दिया, भाई को लिख दिया, बहन को लिख दिया, वॉट एवर। क्या है ये? बिलोंगिंगनेस की नीड है, एक लक्ष्य है कि आपको अच्छा महसूस होगा, है ना, एक उद्देश्य है। नहीं थैलेसीमिया नहीं है भाई, ये सब नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो बस है थोड़ा फीमेल्स में वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी, और मेरा सोने उठने का खाने का थोड़ा गड़बड़ है। ये तो जेनेटिक्स जो है वरदान के रूप में मिले हैं, नहीं तो जितनी जैसा मेरा लाइफस्टाइल रहा है और जितना ओवरवर्कड और अंडर स्लेप्ट मैं रही हूँ, मुझे लगता है जनरली अगर उतनी फिटनेस नहीं होती तो बॉडी ब्रेकआउट, मतलब खत्म हो जाता मामला। तो सब कुछ सही है, तो इसमें ईश्वर का धन्यवाद, और थोड़ा बचपन में ठीक खाया पिया, एक्सरसाइज की, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है कि थैलेसीमिया हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, हार्ट की कोई दिक्कत हो, वो फैमिली में भी नहीं है किसी को, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस। देखिएगा, हाँ मैम यू गिव अस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, मैं 3 कह रही हैं। तो ये क्या है, बेसिकली हमेशा उद्देश्य होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है लर्निंग में। तो लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है, कुछ ना कुछ जिससे आप सीख रहे हैं उससे किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। बात सही है। मेरा गोल कुछ नहीं है, मौज करो, काम करो, खुश रहो, यही गोल है। कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट हो जाए समाज में, काम तो है ही अच्छा जिसके थ्रू हो रहा है, कुछ और जीवन में चलते चलते हो जाए, कोई किताब किताब लिख दें, ठीक, दुनिया घूम लें, यही छोटे छोटे से गोल्स हैं। आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप कर सब कुछ सकते हैं और इच्छा किसी चीज की नहीं होती है, तो वैसी सी सिचुएशन है। तो ये एक बात हुई, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? इधर उधर की बातों में ज्यादा गुम नहीं होता है, बेसिकली गोल है ना। मैंने टेस्ट कराए सारे, क्या कहेंगे, एकदम एक्सटेंसिव टेस्ट जितने हो सकते हैं, जो जो चीजें जरूरी हैं, कैंसर मार्कर से लेके सब चीज पता करा ली। क्या उद्देश्य है भाई इस टेस्ट कराने का? लर्निंग, सीखना चाह रही हूँ। गोल क्या है? पता लगे, आइडेंटिफाई कर पाए। तो लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो लर्निंग हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है कि आप लैंग्वेज, कोई भाषा है जो बोलना सीख रहे हैं, हो सकता है आपको कोई एग्जाम देना हो, या उसको सीखना भी उद्देश्य हो सकता है। ठीक है। तो लर्निंग क्या है? गोल डायरेक्टेड, एक उद्देश्य होता है जिसकी तरफ आप सीख रहे होते हैं। ठीक है। सेकेंड है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग पैसिव नहीं हो सकती, पैसिव है तो वो उसको बहुत अच्छी लर्निंग नहीं कहेंगे हम। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है।
अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। बात सही है? क्लियर है? कैसे? बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं है, आप सीख नहीं पाएंगे। अब चाहे वो आप रट भी रहे, सक्रिय तो होंगे, हालांकि उसको हम पैसिव लर्निंग का पार्ट मानते हैं, है ना? तो बच्चा एक्टिव होना बच्चे का जरूरी है लर्निंग की प्रक्रिया में। ठीक है, वो सब नहीं हो पाता रानी। ठीक, तो एक्टिव लर्निंग आपकी हो पाए ये जरूरी है। ठीक है दिव्या। ठीक, तो बच्चे का सक्रिय होना और एक्टिव लर्निंग कब होगी? जब मीनिंगफुल होगी, कुछ अर्थपूर्ण सिखाया जा रहा होगा, कुछ जीवन से जुड़े एग्जांपल्स दिए जा रहे होंगे, बच्चे कनेक्टेड होंगे आपसे। हम कितनी बार फालतू बातें करते हैं, वो फालतू बातें भी काम की हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो किसी एग्जाम्पल से जुड़ रही होंगी, नहीं तो एक कनेक्शन हमारा बिल्ड होता है। क्योंकि टीचिंग कोई ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि मैं आई और अपना कुछ कुछ गा के चलेगी, वो आप किताब में भी पढ़ सकते हो। फिर मीनिंगफुल होगी यानी अर्थपूर्ण होगा अधिगम। रियल लाइफ से जोड़िए आप उसको। किससे जोड़िए? रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से। लर्निंग को आप वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए। वास्तविक जीवन से आप जोड़ दीजिए तो वो एक्टिव भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा। रोट लर्निंग से आपको दूर रहना है, रट्टाफिकेशन या बच्चों को पैसिव नहीं रखना, क्योंकि लर्निंग को हम एक एक्टिव सक्रिय प्रक्रिया मानते हैं, है ना? रोट लर्निंग, रटंत विद्या चलंत नाही, ये वो वाली बात है। तो रटकर सीखने पे या रटने को हम पैसिव मानते हैं, और पैसिव नहीं होगा, लर्निंग को एक्टिव रखना है। लर्निंग को क्या रखना है? एक्टिव रखना है। पैसिव नहीं होगी लर्निंग। ठीक है, सक्रिय रखना है हमें, बच्चे को एक्टिव रखना है, जहां उसके सेंसेस ज्यादा से ज्यादा, उसका दिमाग सब इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो ऑप्शन हमेशा बेहतर होता है जहां ज्यादा से ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व हो, यानी वो देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, कुछ कर भी रहा हो, कुछ महसूस भी कर रहा हो, तो ये एक बेहतर है। हाँ, टीचर इज ऑल्सो अ को लर्नर विद लर्नर्स। पैसिव मतलब निष्क्रिय, बच्चे सो गए, आपकी बातें सुनते सुनते ही सो गए, वो एक्टिव ही नहीं है ना, उसका दिमाग ना वो सोचने में एक्टिव है, ना कोई एक्टिविटी करने में एक्टिव है, ना वो आपके एग्जाम्पल से जुड़ रहा है, वो बस बैठा है और नींद में है, या बस पैसिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, वो इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा उसका, तो वो पैसिव है। जब वो एक्टिव नहीं है, जब वो सक्रिय नहीं है, ना दिमाग से ना शरीर से, कहीं से तो एक्टिव हो। ठीक, तो वो निष्क्रिय है, बस है क्लास में अटेंडेंस के लिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो लर्निंग एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां लर्नर एक्टिव होगा, टीचर भी एक्टिव होगा, है ना? टीचर और लर्नर जो है दोनों, टीचर क्या है, लर्नर तो आपको पता ही है, लर्नर है ही, यानी स्टूडेंट जो है वो, उनको हम लर्नर कहते हैं। वही बात अगर आप करोगे तो को लर्नर है स्टूडेंट, ये लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट है जो कहता है को लर्नर यानी टीचर। बात सही है? तो टीचर को भी हम कह रहे हैं कि एक को लर्नर है, साथ में सीखने वाला व्यक्ति है, ये लर्निंग ओरिएंटेड माइंडसेट है, ये लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस है, कि प्रोसेस पे जोर है। लर्निंग ओरिएंटेड क्लासरूम है जहां टीचर और स्टूडेंट क्या है? लर्नर और को लर्नर। लर्निंग ओरिएंटेड क्लासरूम है ये, या प्रोसेस है। वहीं अगर आप देखेंगे लर्नर सेंटर, जहां लर्नर सेंटर में है, लर्नर की एज यानी स्टूडेंट की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसको ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है। टीचर सेंटर जहां टीचर सेंटर में है, जैसे लेक्चर मेथड हमने पढ़ा था। ठीक है ना? लेकिन ये तीसरी कहानी अभी नई निकल के आई है, एनआईएस कहता है लर्निंग और लर्निंग ओरिएंटेड क्लासरूम, यानी अधिगम को सेंटर में रखिए, यानी वो प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। उसमें बच्चा भी एक्टिव है, यानी लर्नर भी है, को लर्नर टीचर है, टीचर भी फैसिलिटेट भी कर रहा है और वो सीख भी रहा है साथ साथ। ऐसा नहीं है ना टीचर सब कुछ दुनिया की सारी चीजें जानता होगा, टीचर भी तो बहुत कुछ सीखता है ना लर्निंग की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है दिव्या, चलिए धन्यवाद। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक तो ये बात आती है नेक्स्ट के, अधिगम जो है, सीखना जो है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बात सही है, लाइफ लॉन्ग चलेगा।
हम कहते हैं, हमारे यहाँ तो जो कल्चर है हमारा, तो हम कहते हैं कि अभिमन्यु की शिक्षा तक की हम बात करते हैं, कि वूम्ब टू टूम्ब तक, गर्भ से कब्र तक की हम बात करते हैं। लर्निंग चलती रहती है जीवन पर्यंत, आप हमेशा सीखते रह सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अब आपको सब कुछ पता है दुनिया में और अब आपसे ऊपर कुछ है नहीं, ना कुछ नया सीखने को बचा है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया शालिनी। तो यहाँ पे क्या है आपका, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सीखते रह सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है ना? कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी फील्ड में हो, हमेशा सीखते रह सकते हैं। लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या इस बात को लेकर के यदि है तो आप जाहिर कर सकते हैं, कोई भी आपका गिला हो तो। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। लर्निंग इज ग्रेजुअल, यानी धीमे धीमे होती है, एक प्रक्रिया के माध्यम से होगी। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सिलेबस खत्म कर दो, तो ठीक है, सिलेबस एक दिन में भी खत्म हो सकता है, कुछ घंटों में भी खत्म हो सकता है, और कुछ महीनों में भी खत्म हो सकता है। क्यों नहीं हम एक दिन में सिलेबस खत्म कर दे रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग एक लिमिट तक रिटेन कर पाएगा। क्यों क्लास 4 घंटे की नहीं लगा दे रहे हैं? क्योंकि दिमाग 1 घंटे के बाद इतना फटीग हो जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्स। कुछ केसेस में जैसे ऑफलाइन क्लास तो हम रखते हैं 3-3 घंटे की भी, तो वो लेकिन मेरी क्लास है, ठीक है, आप वीक में 2 दिन पढ़ सकते हो 3-3 घंटे। तो ये बेसिकली क्या है? क्यों हर दिन आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है? साल भर का सिलेबस क्यों? यूनिट प्लान, ईयर प्लान, लेसन प्लान क्यों हो रहा है? क्यों एक दिन में नहीं करा दे रहे सब कुछ? क्योंकि लर्निंग ग्रेजुअल है, धीमे धीमे सीखते हैं आप। पहले दिन आपको सारे स्टेप्स बता दिए जाएं, ड्राइविंग के भी, चाहे स्विमिंग के भी। क्या आप स्विमिंग करने लगेंगे पहले दिन जाके? क्योंकि आपको तो सारे स्टेप पता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सीख गए? नहीं। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे 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 बिल्ड होती है विद टाइम। जो आपने 6th में सीखा वो आपको हेल्प करता है 7th में, है ना? तो डे 1 पे आपको सब कुछ नहीं, वो प्रोसेस का पार्ट है। धीमे धीमे लर्निंग आपकी होती है ग्रेजुअली। आप आज आप घर के आंगन में साइकिल चला रहे हैं, कल आप बाहर रोड पे जाएंगे, फिर परसों आप एक स्टेडियम में भी चला सकते हैं। तो ये क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आप एक खाली जगह पे पहले ड्राइविंग सीखते हैं, तो खाली जगह पे सीखते हैं, है ना? तो ये कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्रम में होती है, सीक्वेंस में होती है, ये कह सकते हो आप चैप्टर 1 के बाद सीधा 10th पे नहीं जाते हो, क्लास 1 के बाद सीधा 10th पे नहीं जाते हो, पहले 2nd 3rd 4th 5th ये सब करोगे। तो ये समय लेती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है लर्निंग होती है। एकदम से अचानक से नहीं हो जाएगी कि रात को सोए सुबह उठे सारी लर्निंग हो गई, चिट्टी रोबोट की तरह दिमाग में भर ली चीजें, वो नहीं होता। बात सही है नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो लर्निंग इज ग्रेजुअल, यानी अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। बात सही है? प्रक्रिया है, सीक्वेंस में या क्रम से होती है, ये कह सकते हो आप। सिक्वेंशियल है, टाइम टेकिंग है ना? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में आपको सब कुछ अचानक से नहीं होती है, नॉट सडन। ऐसा नहीं होगा अचानक से एक दिन आपके दिमाग में सब भर दिया, फीड हो गया और आप कल पेपर में उगल आएंगे। वो रिवीजन के लिए ठीक है कि रिवीजन पेपर से पहले आप लंबी क्लासेस ले लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं। नॉट सडन यानी अचानक से, अचानक नहीं होती। बात सही है या कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है आपको? होपफुली क्लियर ही होगी। धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल कह सकते हो आप। इतनी बात क्लियर है? एक समय अवधि के दौरान होती है, ये कह सकते हो आप। कि भाई आप पहले पहला गियर डालना सीखते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो गाड़ी में, फिर दूसरा गियर डालना सीखते हो, फिर उसको प्रैक्टिस करते हो कुछ दिन तक, फिर 3rd गियर तक आपके दिमाग में जो है चीजें सेट होती हैं, फिर आप लास्ट में रिवर्स आप सीखते हो, है ना? 4th गियर सीखोगे, 5th सीखोगे, और फिर रिवर्स आप सीख रहे होते हो, फिर रिवर्स की प्रैक्टिस करते हो, फिर पांचों की एक साथ प्रैक्टिस करते हो, कि मतलब आप थोड़ा फिर हाईवे पे निकलते हो, जब गली में चलाना सीख लिया, फिर आप वहाँ क्या कहते हैं, रोड पे जाते हो, फिर हाईवे पे जाते हो। ऐसा नहीं होता ना सीधा हाईवे पे गए और खुद भी तबाह और सबको कर दिया।
है ना। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे 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 धीमे। बच्चों को भी आप लिखना सिखाते हो तो आपको पता है, बचपन में आपने ABCD भी सीखा होगा, तो ऐसे डॉट 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 बनाए जाते हैं, फिर उस पे बच्चा कनेक्ट करना सीखेगा। फिर आप उसको स्मॉल लेटर्स वाला अलग से सिखाते हो, A A I E E ये सब अलग से सिखाते हो। ये प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा नहीं ना एक दिन में ही वो कर्सिव भी सीख जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, हो जाएगा उसमें। हाँ, डेवलपमेंट में कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं। यहाँ लर्निंग को हम देखो, मुख्य जो डिफरेंस हम देखते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग में, ये सब इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लर्निंग को भी समाहित कर ले रहा है अपने अंदर। लर्निंग में क्या है, आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीखते हो। लर्निंग जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस एफर्ट और प्रैक्टिस का गेम है। आपने देखा होगा कई बार सेशन खत्म होता है, मैं कहती हूँ आपका थोड़ा बहुत टाइम बच भी जाता है, तो मैं कहती हूँ यार नहीं, नेक्स्ट चैप्टर अब कल करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक एफर्टफुल प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रक्रिया है, और धीमे धीमे सीक्वेंशियली होगी। अब आप इतना एसिमुलेट कर लो, दिमाग में अपने भर लो, उसको सेट कर लो, इसके आगे कहानी कल करेंगे। निरंतरता, कॉन्टिन्यूएशन, इसलिए डेली क्लास होती है। आप देखते हैं कि बैचेस चल रहे हैं साल भर, हम क्यों नहीं सिर्फ रिकॉर्डेड क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी उतनी नहीं बन पाती है, उतना एक्टिव प्रोसेस नहीं रह पाती है। एफर्ट प्लस प्रैक्टिस, एक हम कहते हैं ना, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव से होने वाला लगभग स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अनुभव में क्या आएगा, आप एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज की कोई अनुभव लिया, उसका एफर्ट कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे, तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस से जो है लर्निंग होती है। ये लर्निंग के बारे में खास बात है, यानी प्रयास करेंगे आप, सीखेंगे। वहीं अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका एफर्ट, आपकी प्रैक्टिस कुछ खास होती नहीं है, वो ऑटोमेटेड है। मेच्योरिटी हो गया जैसे, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। अगर हम बात कर रहे हैं आपका दांतों का निकलना, आपने थोड़ी निकाले एफर्ट प्रैक्टिस मार के, आपका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं डेवलपमेंट में जो बाय डिफॉल्ट आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से अनफोल्ड हो रही होती हैं, आप उसमें एफर्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, वो स्टिमुलेट करेगा, बेहतर होगा, लेकिन आप साइकिल चलाना एफर्ट प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। आपके दांतों का निकलना, आपका डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये सब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना अपराजिता, क्या हुआ अजीत, कहाँ दिक्कत आ रही बताओ। तो ये एफर्ट प्रैक्टिस होती है लर्निंग। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आपका विकास भी अच्छा होगा। अगर आपका विकास अच्छा हो रही है, विकास की प्रक्रिया, खाना पीना सब सही चल रहा है, सारी चीजें टाइम से अनफोल्ड हो रही हैं, तो लर्निंग भी आप अच्छी सीख पाएंगे, मतलब लर्निंग भी आप अच्छी कर पाएंगे। थिंकिंग जो है आपकी, जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर हो पाएगी। तो ये ग्रेजुअल है, सिक्वेंशियल है, टाइम टेकिंग है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, कॉन्टिन्यूअस है ना। एक दिन में अचानक से नहीं, कि सडन प्रक्रिया नहीं है कि रात को सोए और सुबह सब कुछ आपको आता है। चिट्टी रोबोट नहीं है आप, वो फीड किया जाता है, इंसानों में नहीं होता ऐसा। लर्निंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। अधिगम जो है अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसे, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, आज इस बार उन्होंने पीजीटी में भी बीएड मांगा है, बाकी उसका एक बार पढ़ लो ना खिमेश, उसमें जो है क्या दिया हुआ, एक बार पढ़ लो, देख के केवीएस का क्या कहते हैं उसको। तो अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। जरूरी नहीं है हिमांशी के लिए, जैसे हिमांशी को जिस तरीके से चीजें समझ में आती हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट है, मानसी को भी हो या दिव्या को भी हो। सबको एक टीचर से भी समझ नहीं आता है ना, या दिव्या को भी हो, या रोहित को भी हो, या नेहा को भी सेम तरीके से चीजें समझ में आती हूँ, या सेम चीज में इंटरेस्ट हो, या सेम गति पे एक ही एग्जाम्पल से सबको समझ आ जाए, जरूरी नहीं है। हाँ, दिल्ली का AQI खतरनाक है। लर्निंग कर्व्स में ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नहीं है, मैं 1 मिनट में बता दूंगी। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि पूछे ही जाएं, और ये भी नहीं है कि ना पूछे जाएं, तो पढ़ना तो है ही। ठीक है ना। केवीएस की फीस यार फॉर्म भरने की भी ज्यादा ही है उमाकांत, 1500 रुपये फीस है, कहाँ ज्यादा है, 2000 में तो आप फॉर्म भर रहे हैं, समझ रहे हो जाएगी मनीषा। चलो फिर, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, व्यक्तिगत विभेद या व्यक्तिगत
अंतर जो है वो प्रभावित करेंगे कि एक बच्चा जैसे सीखता है जरूरी नहीं है सारे बच्चे वैसे ही सीखे। तो आपको इंडिविजुअल नीड को, उसके बैकग्राउंड को उस तरह से बच्चे को समझ के उस तरह से उसको टास्क देने हैं। सारे बच्चे सेम मेथड से इसीलिए नहीं सीख सकते क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अधिगम स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया है। स्थानांतरित होने वाली प्रक्रिया है। ट्रांसफरेबल है, यानी एक सिचुएशन में जो आपने सीखा है सिचुएशन ए में, वो आप सिचुएशन बी, जी जिसमें चाहें अप्लाई कर सकते हैं। सिचुएशन ए में जो आपने सीखा है यू कैन अप्लाई दैट इन सिचुएशन बी। दिमाग मेरा सिचुएशन बी और सी और डी वॉट एवर, अलग अलग जगह पे आप एक सिचुएशन जो आपने सीखा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं सीखा हुआ बेकार नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपने जो एक सिचुएशन में सीखा है वो आप दूसरी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्या कह रही मुझे तो आपसे ही समझ आता है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। देखते हैं अजीत, वो इन्होंने इंट्रो में डलवा दिया गलती से, मैं उसको करेक्ट कराती हूँ। ये ईएमआरएस वाले बैच में ना एनईपी की वीडियो इंट्रो वाले में डल गई है, तो उस चक्कर में कई लोगों को वो लग रहा है कि पहली वीडियो है, नहीं है। बट लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, बहुत मजेदार पॉइंट कि अधिगम जो है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी ग्रुप में बच्चा अच्छा सीखता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, सहयोग करके, एक्टिविटी करके ज्यादा एक्टिव होता है, वो उसका इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। वैसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई हम आइसोलेशन में तो रहते नहीं है पूरे टाइम। आपको दुनिया की हर चीज दे दी जाए, और मैं तो कहती हूँ इंटरनेट भी दे दिया जाए, तब भी आप अकेले बहुत दिन तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे, या बहुत साल तक सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कर भी गए हैं जितने भी समय तक, आप नॉर्मल महसूस नहीं करेंगे। इंसान को ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है। दैट्स वाई मैं क्यों गई हूँ ऑफलाइन, एक ही रीजन है, कब तक कैमरा देखूं। ठीक है, इसके पीछे आप जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग पढ़ रहे होते हैं, लाखों लोग देखते हैं साल भर में, यूट्यूब पे लाखों लोग एक साथ देखते हैं कई बार, तो वो सब चीजें ठीक है, मान लिया। लेकिन वो जो फेसेस हैं, जो चेहरों का दिखना है, 9 साल हो गए अब, और दूसरा उसमें कोई मेजर रीजन नहीं है। हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन में, और एक टाइम के बाद चीजों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वो वाली स्थिति में मैं तो पहुंच ही चुकी थी। बट शालिनी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सोशल एक्टिविटी नहीं हो पा रही। हालांकि यहाँ भी आप ग्रुप में ही सीख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य को, अगर आप एक सोशल बीइंग है, हम चाहे हमारा एक दोस्त हो, दो दोस्त हो, लोग हमें चाहिए होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले बिल्कुल रह नहीं सकते हैं, या आप डिपेंडेंट हो जाएं सब पे, कि आपका जीवन ही ना चल पाए अगर लोग ना हो आसपास। तो कई लोग उसी स्थिति में रहते हैं, उनको 4-6 लोग हर टाइम आसपास चाहिए होते हैं। मैं एक वीक अकेले रहा हूँ, हाँ नितिन ठीक है, मैं भी मतलब हम लोग रहते ही हैं, सब तो नहीं रहते ऑफ कोर्स, ये भी प्रिविलेज है एक तरह का कई बार। तो इंसान को अकेलापन भी चाहिए और लोग भी चाहिए। ठीक, मैं पिछले साल नेचुरोपैथी के लिए गई थी, एक जिंदल एक हॉस्पिटल है बेंगलोर में, नेचुरोपैथी का, दवाई नहीं देते हैं वो कोई, मसाजेस ये वो, सुबह योगा कराएंगे, 50 चीजें, खाने को नहीं देते, मतलब देते हैं तो वो अपने तरीके से देते हैं, जिसमें चाय कॉफी कुछ नहीं देते हैं, बाहर नहीं जा सकते हो आप। तो 10 दिन का वो प्रोग्राम था, जिसमें से 3 दिन मैंने किसी से बात नहीं की, और मैं अकेले ही गई थी, क्योंकि तो पूरा जो अपार्टमेंट टाइप लिया हुआ था वो अकेले ही थी मैं 10 दिन। तो बाकी ठीक है, बाहर मेरी एक दोस्त बन गई वहां, और दोस्त भी ऐसी जो बहुत छोटी है मेरे से, यूएस में पढ़ती है वो भी, और 19 साल की थी। लोग मिले, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, बट आप रहे अकेले ही रहे हो। ऐसा लाइफ में भी, मतलब मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना अकेले टाइम मिल जाए, वो मिलता भी है। काफी कई कई साल जो हैं ऐसे निकले हैं जिसमें, खैर ये सब बातें कभी और करेंगे, बहुत लंबे निकल जाएंगे हम। तो वो इंसान को चाहिए होता है, वो अपना स्पेस भी आपको चाहिए और लोग भी चाहिए, सामाजिक एक्टिविटी है। तो बच्चा बेहतर सीखता है जब उसको, एक तो उसकी नीड्स के हिसाब से, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखना है आपको, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, वो कैसे सीखेगा, कौन सा एग्जाम्पल, क्या एक्टिविटी किस बच्चे को देनी है, ये भी आपको देखना है एज अ टीचर। सोशल एक्टिविटी, उसको ग्रुप में भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप समाज में भी जाते हो, अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना आप। ब्लिंकिट से या कहीं से भी आप दूध लेने जा रहे हो, लोग तो है ना, चाहे आप डायरेक्ट बहुत ज्यादा कनेक्शन में नहीं हो, बट लोग तो हैं आसपास। जिम जा रहे हो तो वहां भी लोग हैं, विपश्यना में जाते हैं लोग, हाँ ऋषभ कह रहे हैं 10 दिन, मुझे बहुत टाइम से जाना है, बट अभी तो शायद मुझे नहीं लगता मैं मेंटली उस स्टेट में हूँ कि वहां जाया जाए, है ना। वो थोड़ा सा एक मेंटल सेटअप बना के ही जाया जाए तो ठीक है। तो ये क्या है, तो विपश्यना में वो ना आई कांटेक्ट रखने देते हैं, ना किसी बात करने देते हैं,
वो प्रक्रिया ही है इंट्रोस्पेक्शन की। ठीक है, तो ये है कहानी। तो इंसान को अकेलापन भी चाहिए, सोशल एक्टिविटी। लेकिन लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। बच्चा बेहतर सीखता है जब आप उसको ग्रुप सेटिंग में एक दूसरे के साथ, आप देखते हैं टीम वर्क होता है। किस लिए होता है? बच्चा कोऑपरेशन सीखे, अपने पीयर्स के साथ बहुत कुछ सीखता है बच्चा। अगर स्कूल में बच्चे गालियां देते हैं तो आपका बच्चा भी गाली सीख जाएगा। अगर सहयोग की हम बात करते हैं जब, ठीक है, तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, यानी अधिगम अर्थपूर्ण होता है। अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं, जिसका कोई मतलब हो, जो आपके जीवन से जुड़े, वो होनी चाहिए लर्निंग। अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिससे बच्चे को लगे इसका कोई मीनिंग है, रट्टाफिकेशन नहीं है। बात सही है? करा देंगे दीपक। क्लियर है इतनी बात? तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ना कि रोट नहीं होना चाहिए। इस पे चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रटने वाला ना हो अधिगम, जीवन से जुड़ा हो, रियल लाइफ से आप कनेक्ट करें बच्चे को, तो वो बेहतर सीखेगा। वो चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल होती है जो आपके जीवन से जुड़ जाए। वो एग्जाम्पल्स आप याद रखते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हों, बाकी आप भूल जाते हैं अगर रटने वाली बात हो जाए तो। ये एक बात है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है अनलर्न मतलब हटाना, कुछ भूलना, जो सीखा है उसको साइड करना। ठीक, तो अनलर्निंग भी यानी ना सीखना भी या भुलाना भी जो है सीखने का ही पार्ट है। मतलब भाई मान लो आपने कोई गलत चीज सीख ली थी, आपने कोई गलत डेफिनेशन याद कर ली थी, ये गलत कॉन्सेप्ट समझ लिया था, अब उसको हटाना, एलिमिनेट करना भी सीखने का ही प्रक्रिया है। कि गलत ज्ञान या जो ऑब्सलीट हो गया है, आज के समय में काम का नहीं है, उसको करेक्ट करना, उसको भुलाना, रिमूव करना जो पहले सीखा हुआ है, चाहे वो काम का ना हो, गलत हो, वट एवर रीजन से, वो भी सीखने का ही हिस्सा है। तो अनलर्न करना भी लर्निंग की ही प्रक्रिया है। ठीक है, कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां जातिवाद भर भर के था, है ना, जहां बहुत सारी चीजें, जहां जेंडर बायसनेस भर भर के थी, और आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखी, आपने चीजें पढ़ी, आपका दिमाग खुला, तो आपने वो सब अनलर्न किया कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। ये जो कहानी है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो क्यों होते हैं, क्या नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। या लड़कियों को एक सर्टेन वे में होना चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसमें सोसाइटी और कल्चर का सबसे ज्यादा रोल है, बायोलॉजी से भी ज्यादा। ठीक है ना? तो अनलर्न करना, जो आपने पुरानी गलत चीजें भी हैं, अगर वो सीखी थी, मान लो बच्चे ने गालियां सीख ली और आपने फिर वो छोड़ दी, तो अनलर्न करना भी लर्निंग का ही पार्ट है। कि कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके गलत बन गए थे बाय डिफॉल्ट, सोसाइटी से उठा लिए थे, कहीं सीख लिए थे, गलत पढ़ लिए थे, ऑथेंटिक टॉपिक से या किताब से नहीं पढ़े थे, उनको अनलर्न करना भी लर्निंग का ही पार्ट है। बात सही है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हर जगह लगभग पूछ लिए जाते हैं। व्यक्ति का बुद्धि का स्तर क्या है, मोटिवेशन यानी कितना मोटिवेटेड है वो सीखने के लिए, उसके इमोशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका इंटरेस्ट है उस चीज में या नहीं, एटीट्यूड कैसा है यानी देखने का नजरिया, बिलीव्स कैसे, वैल्यूज, लर्निंग स्टाइल्स, ये सब जो है बच्चे की अधिगम को प्रभावित करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिवली प्रभावित करेंगे। यानी इंटेलिजेंस का स्तर अगर बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है, कम है, तो वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। ठीक है ना? होगी होगी अनिता, होगी होगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसको और डिटेल में हम कल जाएंगे इसमें, कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, तो ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। एज बच्चे की, ये वो मुख्य बातें जो हैं इसमें वैसे हो ही गई हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हो गए, ये आप सीटेट में पढ़ते हैं, पढ़ना है ना, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कल हम डिस्कस करेंगे, जैसे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कल करनी है। तो कल मिलते हैं 7:30 ही, कल तो मेरी ऑफलाइन क्लास भी है। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद आपका, आप जुड़े। अब मुझे लग रही है इसमें गर्मी। कोई और आपके मन में डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। आगे की कहानी रिलेटिवली परमानेंट होती है लर्निंग, यानी लंबे समय तक सेम रहेगी जब तक कुछ नया ना आ जाए या उसमें कोई चेंज ना आ जाए। क्योंकि जो सीख लिया वो आप ऐसे थोड़ी कि कल भूल जाओगे, अचानक से बुखार आया तो वो टेम्परेरी चेंजेस को हम लर्निंग नहीं कहते। कि बुखार हुआ और रात को, और या नशे में कुछ याद था और सुबह तक भूल गए कि क्या कहा, तो वो लर्निंग थोड़ी है। लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज होगी, यानी लगभग स्थायी होगा। ठीक है जी।
हो जाएगी वो भी, डोंट वरी शिवानी, करा देंगे, मिसलेनियस करा दूंगी अक्षय, डोंट वरी। और बताइए, कोई और जीवन में दुख, समस्या, बेचैनी, क्लियर है? अनलर्निंग भी लर्निंग का ही पार्ट है, यानी भूलना कुछ चीजों को, करेक्टली सीखना, जो गलत सीख लिया उसको हटाना, अनलर्न करना, वो भी लर्निंग की ही प्रोसेस का पार्ट है कि आप सीख रहे हैं, उस प्रक्रिया में आप कुछ भुला रहे हैं, पुराना एलिमिनेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं या सही सीख रहे हैं उसकी जगह पे, अपडेटेड सीख रहे हैं। तो अपडेशन की प्रक्रिया में आपने पुरानी चीजें हटा दी, तो वो भी लर्निंग का ही पार्ट है। मैम आप एक मोटिवेशन थॉट बताओ। ये जीवन बहुत छोटा है और आप कभी भी ऐसे ऐसे गायब हो जाएंगे, यू नेवर नो। आसपास जब आप देखते हैं, मेरे आसपास अभी रिसेंटली एक केस हुआ, और होते रहते हैं, आप आसपास अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, न्यूज में भी देखेंगे, वैसे तो न्यूज में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी होती हैं, तो वो वैसा है। अनलर्निंग मतलब भुलाना, कुछ हटाना, कुछ एलिमिनेट करना, नया सीखने के लिए। कि आपको याद था कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि आपको पता था कि पहले इंडियन स्टेट्स थे, मान लो 27, या हम कह रहे हैं कि भाई 29 राज्य हैं, फिर समय हुआ और चीजें हुई, क्या हुआ फिर, या बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ये भी है सिंपल, कि फिर यूनियन टेरिटरी बना दी, तो अभी जो है इतने राज्य रह गए, इतनी यूनियन टेरिटरीज रह गई। तो पुराने को हटाया नए को सीखने के लिए। इसका और बेहतरीन एग्जांपल है, हम कह रहे थे पहले प्लूटो को भी कुछ टाइम तक हम देख रहे थे कि एक प्लेनेट की का दर्जा दिया गया था कि ये भी एक ग्रह है, तो हमने कहा कि भाई ये इतने ग्रह हैं और ये संख्या हो गई। तो आपने प्लूटो को हटाया, तो अनलर्न किया कि अब नहीं, वो नहीं है, उसको दर्जा नहीं दे रहे हैं, हम इतने ही प्लेनेट है। ठीक है, नहीं लग रहा पढ़ने में मुकर्रम। कोई भी चीज जब काम की तरह करोगे ना, तो मन लगेगा नहीं। एक टाइम के बाद आपको लगेगा आप ऊब रहे हैं, तो मन लगाना है। थोड़ा सा देखना है कि कुछ और भी कर लो जिसमें मन लग रहा हो, और दो, थोड़ा टाइम में डिवाइड कर लो, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट लगा लो, है ना। टाइम में डिवाइड करके टुकड़ों में तोड़ के पढ़ लो, जब एक साथ बहुत ज्यादा ये मत सोचो आज ही सारा सिलेबस खत्म कर दोगे। ठीक है ना। हाँ, वॉच नहीं पहनी यार, आज रह गई वो दूसरे रूम में। खैर, हाँ, कल नहीं, कल तो क्लास होगी आपकी 7:30, इसके आगे की पूरी कहानी हम खत्म कर देंगे, और फिर इसके बाद जो है आपका एक ही चैप्टर मेरे ख्याल में बचता है, डीट प्लस वालों का नहीं, ईएमआरएस वालों का और सीटेट का भी। ये हाँ, आईसीटी करनी है हमें सभी को, आईसीटी का चैप्टर जो है इसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है। केस स्टडी अलग से नहीं पढ़ना है आपको, वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं बुलंद सर के पास से यूं मोहिनी कह रही हूँ, बहुत बढ़िया मोहिनी। चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं 7:30।